प्रिय भावी प्रशासकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिगीश आईएएस पर। अवधारणात्मक बातचीत के अंदर हाजिर हूं मैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के, और वो है नौकरशाही मॉडल। यानी जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने जो नौकरशाही मॉडल दिया था, आइए उसकी अवधारणा को बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। किताबी भाषा तो बहुत जटिल है, और जो समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं और जो लोक प्रशासन विषय के विद्यार्थी हैं, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन नौकरशाही मॉडल को समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि न केवल इन विषयों के जो स्टूडेंट हैं, बल्कि जो पेपर 4 है अभी यूपीएससी का, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, उसके लिए भी इस मॉडल को समझना जरूरी है। इसके अलावा इस नौकरशाही मॉडल को समझना इसलिए भी जरूरी है कि जब आप प्रशासन में जा रहे हैं तो प्रशासन और नौकरशाही एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो आपको यह समझना चाहिए कि आखिर ये नौकरशाही मॉडल है क्या। तो आइए इसको समझते हैं बहुत ही सरल शब्दों में। चलिए देखिए, मैंने आपको पहले वीडियो इस पर गया है कि प्रशासन से क्या समझते हैं। तो उसमें मैंने आपको यह बताया था कि प्रशासन एक संगठनात्मक सेवा है, यह एक सहयोगी सेवा है, यह एक प्रासंगिक सेवा है, ये लोक भागीदारिता पर आधारित सेवा है। इस सेवा के निश्चित उद्देश्य होते हैं, और वो उद्देश्य कैसे होते हैं? सामूहिक होते हैं। उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस सेवा में संसाधनों का समुचित दोहन किया जाता है, और संसाधनों का समुचित दोहन करने के लिए उन्नत प्रबंध तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि संगठनात्मक सेवा है, यानी प्रशासन के लिए संगठन का होना बहुत जरूरी है। ध्यान से समझना। और मैक्स वेबर के शब्दों में अगर आप आएंगे तो मैक्स वेबर साहब ने क्या कहा है कि प्राधिकार का अनुपालन, प्राधिकार का अनुपालन प्रशासन कहलाता है। यानी आपको प्राधिकार का अनुपालन कराना है तो वही क्या कहलाएगा? आपका प्रशासन कहलाएगा। यह मैक्स वेबर का कहना है। अब ध्यान से आप समझिएगा। फिर मैक्स वेबर कहते हैं कि जब इस प्राधिकार का अनुपालन संगठनात्मक तरीके से किया जाता है तो इस संगठन को ही नौकरशाही कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रशासन नौकरशाही नहीं होता है और नौकरशाही प्रशासन नहीं होता है। नौकरशाही एक संगठन संरचना है। क्या है? एक संगठन संरचना है जो मैक्स वेबर ने प्रस्तुत की है। और मैक्स वेबर क्या कहते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा कि नौकरशाही का जो मॉडल है, यानी संगठन का जो एक मॉडल है, संगठन का एक प्रारूप है, यानी संगठन का एक विशिष्ट प्रारूप, विशिष्ट प्रारूप क्या कहलाता है? नौकरशाही कहलाता है। अच्छा, एक इसकी उपयोगिता को लेकर के भी बात करते हैं। अगर हम मूलतः नौकरशाही शब्द की बात करें कि नौकरशाही क्या है, तो मूल रूप में नौकरशाही का नकारात्मक अर्थ प्रस्तुत किया गया है। नकारात्मक अर्थ का मतलब है
कि एक डेस्क के चारों ओर बैठे हुए लोगों का एक समूह है। क्या है? एक डेस्क के चारों ओर बैठे हुए लोगों का एक समूह है जो बैठ करके निर्णय लेता है और उन निर्णयों को एग्जीक्यूट करता है, लागू करता है। लेकिन ये जो निर्णय लिए जाते हैं ये लोकहित के लिए नहीं लिए जाते हैं, बल्कि अपने व्यक्तिगत हित के लिए लिए जाते हैं। यानी नौकरशाही का नकारात्मक अर्थ दिया गया है। यानी सबसे पहले 18वीं शताब्दी में 1746 में एमडी गार्ने नाम के विद्वान हुए थे और उन्होंने नौकरशाही शब्द की सबसे पहले अर्थ प्रदान किया था और वो अर्थ क्या था? नेगेटिव। और दुनिया भर में नौकरशाही शब्द का प्रयोग जो है वो नकारात्मक अर्थ में ही किया गया। लेकिन ध्यान रहे, मैक्स वेबर पहले विद्वान थे, पहले विचारक हैं जिन्होंने नौकरशाही को सकारात्मक अर्थ प्रदान किया है। यानी पॉजिटिव मीनिंग जो दिया है वो किसने दिया है? मैक्स वेबर ने। जबकि उससे पहले जितने भी विचारक हैं उन्होंने नौकरशाही को नकारात्मक अर्थ दिया है। यानी नौकरशाही व्यक्तियों का वो समूह है जो लोकहित के लिए नहीं बल्कि लोकहित के विरुद्ध कार्य करता है, उसे नौकरशाही कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम नौकरशाही शब्द की बात करें तो नौकरशाही शब्द जो है अगर प्रकार्यात्मक स्तर पर हम बात करें राइट नाउ तो अर्थ को लेकर के, तो एक तो क्या है? इसका नकारात्मक अर्थ है, नकारात्मक अर्थ दिया गया। और नकारात्मक अर्थ क्या है? कि लोगों का ऐसा समूह जो कि लोकहित के विरुद्ध कार्य करता है। और यह बात सबसे पहले किसने? एमडी गार्ने ने 1746 में यह बात उन्होंने कही। ठीक, इसके बाद और भी विद्वान हुए, उन्होंने इसको नकारात्मक अर्थ ही प्रदान किया। मैक्स वेबर, ध्यान दीजिए, मैक्स वेबर से अगर पहले हम जाते हैं तो आपके जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने भी नौकरशाही को नकारात्मक अर्थ ही प्रदान किया है। और मतलब अधिकांश विद्वान जितने भी हैं दुनिया भर के, उन्होंने नौकरशाही को इसी रूप में व्याख्या प्रस्तुत की है। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि संगठन संरचना। तो जब हम नौकरशाही शब्द को संगठन संरचना के बारे में जब हम बात करते हैं, किसके बारे में? संगठन संरचना के बारे में बात करते हैं, तो यहां बात आ जाती है मैक्स वेबर की, जो कि एक विशिष्ट प्रकार के लक्षण हैं इस संगठन के। उन लक्षणों से युक्त संगठन को हम नौकरशाही कहेंगे। अच्छा, अब जब ये जो संगठन के कैरेक्टर हैं, इन कैरेक्टरों के आधार पर जब हम कार्य करेंगे, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, राइट, जब इस मॉडल को अप्लाई करेंगे तो ये अपने प्रकार के वहां पर क्या करेगा? रिजल्ट प्रस्तुत करेगा। तो वो मॉडल क्या है, उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि नौकरशाही शब्द का जो अर्थ है वो नकारात्मक दिया गया है इसकी कार्य संस्कृति को लेकर के। यानी अगर वर्क कल्चर की आप बात करें तो नौकरशाही की वर्क कल्चर क्या है? आपकी नेगेटिव रही है, लोकहित के विरुद्ध रही है, लोकहित में नहीं रही है, यह बात कही गई। और आज भी आप देखेंगे कि जब हम प्रशासन की आलोचना करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? नौकरशाही, नौकरशाही ऐसा, नौकरशाही वैसा। या हम जब किसी प्रशासक की आलोचना करते हैं तो आलोचना स्वरूप हम क्या बोलते हैं? अरे भाई नौकरशाह हैं ये। क्या है? नौकरशाह। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये लोकहित के लिए काम नहीं कर रहे हैं बल्कि ये लोकहित के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो आज भी आलोचना स्वरूप नौकरशाही शब्द का प्रयोग हम नकारात्मक अर्थ में प्रयोग करते हैं जब आलोचना करनी होती है, तब भी प्रशासन में या दैनिक जीवन में भी राइट नाउ। तो आशा करता हूं कि कार्य संस्कृति के आधार पर आरंभ से ही इसका नकारात्मक अर्थ था। अब
इसकी एक संगठन संरचना के रूप में जो नौकरशाही मॉडल है वो किसने प्रस्तुत किया है? मैक्स वेबर ने प्रस्तुत किया है। तो मैक्स वेबर ने संगठन संरचना को लेकर के जो नौकरशाही मॉडल दिया है उसकी चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं, जरा आप उसको समझ लीजिए, ध्यान से समझिए। देखिए मैक्स वेबर क्या कहते हैं। अब देखिए यहां एक और खास बात है कि मैक्स वेबर ने नौकरशाही को सकारात्मक अर्थ दिया है। तो क्यों दिया है? इसकी भी अपनी एक वजह है, क्योंकि किसी भी चिंतक की चिंतन धारा उसकी पृष्ठभूमि से प्रभावित होती है, और यह बात मैक्स वेबर पर भी लागू होती है। यानी मैक्स वेबर का जब पढ़ाई लिखाई चल रही थी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, तो आप देखते हैं कि उस समय जर्मनी 300 से अधिक राज्यों में विभाजित था, और 1870 के दशक में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। बिस्मार्क का उसमें निर्णायक योगदान था। तो मैक्स वेबर ने इस बात को बहुत करीब से देखा, और उनकी नौकरशाही के प्रति जो पूरे यूरोप में नकारात्मक धारणा थी वो सकारात्मकता में परिवर्तित हो गई जर्मनी के एकीकरण को देख करके। यानी उन्होंने अपने दौर में जर्मनी का एकीकरण देखा था, और जिसकी वजह से जर्मनी ने उसके बाद उन्नति की थी। यह बात एक अलग है कि बाद में फिर उसे परेशानी हुई, तो वो इतिहास का परिप्रेक्ष्य है, हम उस पर बात नहीं करेंगे, फिर कभी कोई संदर्भ आएगा तो उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज विषयांतर हो जाएगा। बस उतनी ही बात आप समझिए कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब जर्मनी का एकीकरण हुआ बिस्मार्क के नेतृत्व में, ध्यान से आप समझिए, बिस्मार्क बहुत बड़े पार्टी थे, बहुत बड़े इस समय उभर करके आए थे, लीडर थे, और उनके बारे में भी बहुत बढ़ चढ़ करके बातें हैं, और निस्संदेह उन्होंने कार्य भी किया था। तो मैक्स वेबर ने ये मान लिया, ये धारणा उनके अंदर आ गई, और ये तथ्यात्मक थी, ऐसा तो था नहीं कि हवा हवाई हो। तो मैक्स वेबर ने ये विचार पुष्ट हुआ, मैक्स वेबर का दृढ़ हुआ कि समाज के जितने भी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं वो महत्वपूर्ण लक्ष्य राजनीति के माध्यम से ही प्राप्त हो सकते हैं। यानी समाज में कोई भी महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करना है, कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है, तो वो राजनीति से ही संभव है। और ये बात उनकी सकारात्मक परिप्रेक्ष्य की हो गई, क्योंकि अभी तक तो नौकरशाही के बारे में सब क्या बोल रहे थे कि भाई ये लोकहित के विरुद्ध कार्य करती है, लेकिन जर्मनी का एकीकरण उन्होंने देखा और उन्होंने नौकरशाही को सकारात्मक कर दिया, और उन्होंने अति उत्साह में नौकरशाही मॉडल जब प्रस्तुत किया तो उन्होंने ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया कि जो आदर्शात्मक है। क्या है? आदर्शात्मक। ध्यान रखिएगा, यानी मैक्स वेबर ने नौकरशाही का आदर्शात्मक मॉडल दिया है, और ऐसा नहीं है कि यह अनजाने में हुआ है, यह मैक्स वेबर खुद कहते हैं। मैक्स वेबर कहते हैं कि भाई सबसे पहले क्या कीजिए, एक आदर्श मॉडल विकसित कीजिए, और जब हम उस आदर्श मॉडल पर कार्य करेंगे तो यह बात तय है कि व्यवहार में जब हम उसे इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, और व्यवहार में उसकी शब्द से अनुपालना संभव नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास एक आदर्श मॉडल होगा और उसके आधार पर जब हम व्यवहार करने की कोशिश करेंगे तो यह हमारे व्यवहार को क्या करेगा? उत्कृष्टता प्रदान करेगा। यानी हम उत्कृष्ट स्तर की ओर अग्रसर होंगे, हमारे अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा, हमारी दृष्टि विकासात्मक होगी। बड़ी शानदार बात कही उन्होंने। और ये तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए ये मेंस में क्वेश्चन भी बनता है कि मैक्स वेबर का नौकरशाही मॉडल, अगर जरा आप ऑप्शनल में आ जाएं तो उसमें क्या प्रश्न बनता है कि वेबर का नौकरशाही मॉडल अनुभव मूलक कम है। क्या है? अनुभव मूलक कम है, यानी एम्पायरिकल कम है ये, राइट नाउ, और ये आदर्शात्मक अधिक है। तो ये बात तो उन्होंने खुद कही है, और इस हिसाब से उन्होंने मॉडल भी दिया हुआ है। अब ध्यान से आप समझिएगा, मैक्स वेबर के इस मॉडल के एक एक लक्षण की आलोचना हुई है, और जिससे यह सिद्ध होता है कि मैक्स वेबर का यह कार्य कितना महान था। तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक महान कार्य की आलोचना होती है, लेकिन यह भी एक फैक्ट है कि अगर आलोचना हो रही है तो प्रत्येक कार्य महान हो, यह जरूरी नहीं है। लेकिन हां, यह जरूरी है कि अगर कोई महान कार्य है तो उसकी आलोचना होगी।
और मैक्स वेबर की इतनी आलोचना हुई है इस मॉडल की, इसके बावजूद भी आज तक हम इसका विकल्प नहीं खोज पाए। ध्यान से समझिएगा, यानी जब भी कोई भी संगठन बड़ा होगा, जैसे ही हम बड़े स्तर पर कार्य करेंगे, तो वहां भले ही आप मैक्स वेबर को नहीं पढ़े हैं, भले ही मैक्स वेबर को नहीं जानते हैं, भले ही आपने मैक्स वेबर को मॉडल को नहीं समझा है, नहीं जाना है, लेकिन अगर आप बड़ी कंपनी चला रहे हैं, छोटे स्तर पर काम किया, जैसे ही आपका संगठन बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली वो संगठन किसका रूप ले लेगा? मैक्स वेबर के नौकरशाही मॉडल का। ये इसकी उपयोगिता है। कितनी शानदार बात है ये। आइए जरा समझिए क्या है। तो मैक्स वेबर क्या कहते हैं कि भाई जो मैं मॉडल देने जा रहा हूं, यानी उन्होंने जो मॉडल दिया नौकरशाही का, तो ये मॉडल कब अस्तित्व में आएगा? तो इन्होंने कहा कि जब राजनीति में कुछ बदलाव आए। और वो बदलाव क्या हैं? इन्होंने कहा कि राजनीति में जब लोकतंत्र अस्तित्व में आ जाए, यानी राजनीति लोकतंत्र पर आधारित हो। दूसरी बात, विधि के शासन की बात की जाए। किस पर? विधि के शासन की बात की जाए। तीसरे, कल्याणकारी राज्य की बात की जाए। अगर राजनीतिक स्तर पर, किस पर? राजनीतिक स्तर पर अगर यह परिवर्तन होगा और अब शासन और प्रशासन को संचालन करना है, तो आपकी मजबूरी हो जाएगी नौकरशाही मॉडल को अपनाना। किसको? नौकरशाही मॉडल को अपनाना आपकी मजबूरी हो जाएगी। इज इट क्लियर? यह मैक्स वेबर का कहना है। और मैक्स वेबर की इस बात को अभी हम व्यवहारिक स्तर पर भी आपको समझाएंगे। तो यह तो हो गई राजनीतिक स्तर पर, यानी राजनीतिक स्तर पर अगर यह बदलाव आएगा तो शासन और प्रशासन को संचालित करने के लिए वेबर के नौकरशाही मॉडल को संगठन के रूप में अपनाना पड़ेगा आपको। पहली बात। मैक्स वेबर फिर क्या कहते हैं? आइए, कि अगर आर्थिक स्तर पर, किस पर? आर्थिक स्तर पर कुछ बदलाव आ जाए। बदलाव क्या है? आर्थिक स्तर पर अगर पूंजीवाद, ठीक, आर्थिक स्तर पर बाजार अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्तर पर कीमत यंत्र प्रणाली, क्या? आर्थिक स्तर पर कीमत यंत्र प्रणाली, राइट? यानी पूंजीवाद, बाजार अर्थव्यवस्था, राइट नाउ, कीमत यंत्र प्रणाली, मुद्रा विनिमय अर्थव्यवस्था, यानी अर्थव्यवस्था के स्तर पर जब इस तरह के बदलाव आते हैं, तो इस तरह के बदलाव आने पर बड़े बड़े संगठन विकसित होते हैं। ठीक, यानी अर्थव्यवस्था के स्तर पर जब यह परिवर्तन आएगा तो बड़े बड़े संगठन विकसित होते हैं, बड़े बड़े संगठन अस्तित्व में आते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। और ऐसी स्थिति में अब क्या होगा कि जैसे ही संगठन बड़ा होगा तो उसका क्या हो जाएगा? नौकरशाही स्वरूप हो जाएगा। यानी इस नौकरशाही स्वरूप को धारण करना अनिवार्य है। बिना इस नौकरशाही मॉडल के काम हो ही नहीं सकता। यह बात उन्होंने अपनी पुस्तकों में बड़ी शानदार तरीके से व्यक्त की है। अभी हम ये जो वीडियो लेकर के आए हैं, ये केवल पब्लिक एड के या राजनीति विज्ञान के या समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से नहीं है, केवल उन्हीं के दृष्टिकोण से,
बल्कि ये वीडियो आपके जनरल स्टडीज के पेपर 4 को लेकर के भी है, और ये वीडियो एक आम प्रशासक होने के लिए भी नौकरशाही को समझने से संबंधित है, प्रत्येक जागरूक व्यक्ति को इसे समझने से संबंधित है। तो आइए, बहुत तकनीकी बात में हम लोग नहीं जाएंगे, तकनीकी पक्ष में, राइट। उन तकनीकी बातों को जो इस मॉडल से संबंधित हैं उसको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। यानी मैक्स वेबर ने क्या कहा, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि नौकरशाही मॉडल के उद्भव के वजह क्या हैं, तो राजनीतिक स्तर पर आप 3 वजह बता देंगे: लोकतंत्र, विधि का शासन, कल्याणकारी राज्य। तो ऐसी स्थिति में शासन और प्रशासन दोनों ही स्तर पर नौकरशाही मॉडल को अपनाना होगा। अगर आप आर्थिक स्तर की बात करें तो अगर आर्थिक स्तर में यह बदलाव आएगा तो जैसे ही संगठन बड़े होंगे, बड़े संगठन होंगे, तो वो नौकरशाही स्वरूप धारण करेंगे। और ये दोनों बातें उन्होंने अपने जीवन काल में, जब वो अध्ययन कर रहे थे, ये सारी बातें उन्होंने देखी थी उस समय। राइट नाउ औद्योगिक क्रांति भी हुई थी आपके, राइट नाउ। तो जो पहली औद्योगिक क्रांति की अगर हम बात करें तो उसके परिणाम भी उन्होंने देखे थे, राइट। तो इसीलिए उन्होंने ये बात कही थी। अब जरा आइए इनके मॉडल को, मॉडल क्या है, अब जरा इसको समझिए। मॉडल ये है नौकरशाही संगठन का एक प्रारूप है जो कि मैक्स वेबर ने प्रस्तुत किया। और मैक्स वेबर ने जो प्रस्तुत किया उसके कैरेक्टर क्या हैं? उन्होंने कहा कि संगठन श्रम विभाजन पर आधारित होना चाहिए। किस पर? श्रम विभाजन पर। उन्होंने कहा कि संगठन का स्वरूप तकनीकी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संगठन विधि आधारित होना चाहिए, राइट। संगठन का स्वरूप कैसा होना चाहिए? पद सोपानीय। संगठन लिखित अभिलेख पर आधारित होना चाहिए। किस पर? लिखित अभिलेख पर आधारित होना चाहिए। संगठन निर्वैयक्तिक होना चाहिए। संगठन के जो सदस्य हैं वो आपके वेतन भोगी होने चाहिए, तभी तो कमिटमेंट प्राप्त कर पाएंगे, उनका नियमित वेतन भत्ते होने चाहिए। और ये क्या है? एक वर्ग, यानी इसका सामाजिक स्तरीकरण होता है। क्या होता है? सामाजिक स्तरीकरण। अब ध्यान से आप समझिए, वर्ग की बात कर रहा है। 2, 4, 6 और 2, 8। अच्छा, इसमें क्या है कि जब आप किताबों में देखेंगे, समाजशास्त्र की हो या राजनीति विज्ञान की हो या लोक प्रशासन की हो, तो उसमें विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बात की है, लेकिन जो मूल विषय वस्तु है, जो कंटेंट है, वो आपको समान मिलेगा। कंटेंट को लेकर के कोई अंतर नहीं होगा। अभिव्यक्ति को लेकर के अंतर हो सकता है और वो होना भी चाहिए, राइट, लेकिन मूल विषय वस्तु को लेकर के कोई अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मूल विषय वस्तु में अंतर आ गया तो फिर तो ये क्या हो गया? मिसकॉन्सेप्ट हो गया, राइट। तो आइए अब जरा इनकी विषय वस्तु को समझ लीजिए। यानी अगर एक संगठन इन चारित्रिक विशेषताओं पर आधारित है, ध्यान से आप समझिएगा, एक संगठन यदि इन चारित्रिक विशेषताओं पर आधारित है, उसे हम क्या कहेंगे? नौकरशाही कहेंगे। अब आपको समझ में आ गया एक नौकरशाही का मतलब क्या बताया था मैंने अभी आपको, कि लोगों का वो समूह जो लोकहित के विरुद्ध कार्य कर रहा है, अपने स्वयं के हितों को ध्यान में रखते हुए, वो नौकरशाही है। तो ये तो आरंभिक अर्थ हुआ और ये नकारात्मक संदर्भ हुआ। नौकरशाही का दूसरे संदर्भ में मतलब क्या है कि एक संगठन का प्रारूप
जो मैक्स वेबर ने प्रस्तुत किया था, और वो संगठन का प्रारूप क्या है जिसके ये लक्षण हैं। अगर इन चारित्रिक विशेषताओं पर आधारित संगठन है तो उसे हम क्या कहेंगे? नौकरशाही संगठन कहेंगे। अब जरा इनको एक एक करके समझ लीजिए कि क्या मतलब है इसका। तो देखिए, श्रम विभाजन की अगर हम बात करें तो श्रम विभाजन, अब समझिए, मैंने अब जरा पीछे एक बार इसको कनेक्ट कीजिए। मैक्स वेबर ने क्या कहा था कि राजनीति के स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना हो, विधि का शासन हो और कल्याणकारी राज्य हो। तो शासन और प्रशासन को चलाने के लिए मेरे इस मॉडल को अपनाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग द थिंग्स? यानी जब लोकतंत्र हो, विधि का शासन हो और कल्याणकारी राज्य हो, तो ऐसी स्थिति में शासन और प्रशासन के स्तर पर जो संगठन संरचना होगी वो किस पर आधारित होगी? श्रम विभाजन पर। तकनीकी संगठन, विधि आधारित, पद सोपानीय, लिखित अभिलेख पर आधारित, निर्वैयक्तिक, वेतनभोगी और एक वर्ग के रूप में। किसके रूप में? एक वर्ग के रूप में। अगर मान लीजिए छोटा संगठन है, ध्यान से आप समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप चलाना चाहें वैसे चलाइए, लेकिन जैसे ही संगठन बड़ा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे रिलायंस को आप लीजिए, शुरुआती दौर में जिस तरह से उन्होंने निवेश कराया था धीरूभाई अंबानी ने, तो घर घर जाकर के वो कलेक्ट करते थे। लेकिन जब संगठन बड़ा हो गया तो पूरी तरह से क्या हो गया? नौकरशाही कैरेक्टर हो गया उसका। अभी अगर मान लीजिए हम आपकी क्लास ले रहे हैं और हमारी कक्षा में कुल मिलाकर के सपोज दैट 50 बच्चे बैठे हुए हैं या 100 बच्चे बैठे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दो लोग मिलकर के उस काम को कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही कक्षा के अंदर स्टूडेंट की संख्या 100 से अधिक होती है, 200 हो जाए, 300, 400, तो ऐसी स्थिति में इस मॉडल को अपनाना ही पड़ेगा। यह आपकी मजबूरी है। अगर आप इस मॉडल को नहीं अपनाएंगे, आपका संगठन नहीं चल पाएगा, आपकी क्लासेस नहीं चल पाएंगी। राइट नाउ, यानी उसके लिए फिर आपको श्रम विभाजन करना पड़ेगा, योग्यता के अनुसार कार्य का बंटवारा करना पड़ेगा कि भाई कौन कौन काउंसलिंग करेंगे, कौन आपका फी कलेक्ट करेगा, कौन क्लास लगवाएगा, कौन कंटेंट राइटर वगैरह, राइट, कौन शिक्षक किस किस पार्ट को पढ़ाएंगे, ओवरऑल उसको कोऑर्डिनेट कौन करेगा। श्रम विभाजन हो गया, योग्यता के अनुसार कार्य का बंटवारा। तो इससे क्या होती है? संगठन में विशेषज्ञता आती है, स्पेशलाइजेशन आता है, और इस स्पेशलाइजेशन का लाभ मिलता है। लाभ क्या मिलता है भाई? जब श्रम विभाजन किया, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, और रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान। यानी आपको श्रम विभाजन हो गया, योग्यता के अनुसार कार्य का बंटवारा हो गया। इसका मतलब जैसे आप योग्य हैं वैसा आपको कार्य मिल गया, तो अब उस कार्य को आप बेहतर तरीके से करेंगे और बार बार करेंगे। और जब बार बार करेंगे तो उसमें आपको क्या आएगी? विशेषज्ञता आएगी, आप उसके एक्सपर्ट हो जाएंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा कि कम समय में अधिक उत्पादकता, यानी बिना विशेषज्ञता की जो उत्पादकता होगी वो विशेषज्ञता के आधार पर उत्पादकता क्या हो जाएगी? बहुत अधिक हो जाएगी। तो संगठन को लाभ मिलता है इसका। तो श्रम विभाजन आप देख रहे हैं कि विधि का शासन और लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य हो तो आपको श्रम विभाजन करना पड़ेगा, और श्रम विभाजन आपने किया भी है कि भाई ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गई, ये आपकी लेजिस्लेचर हो गई, ये आपकी जुडिशरी हो गई। जुडिशरी का काम ये है, लेजिस्लेचर का काम ये है, एग्जीक्यूटिव का काम ये है। अच्छा, एग्जीक्यूटिव को हेल्प करने के लिए फिर आपने प्रशासन तंत्र दे दिया, आपका कार्य ये है। फिर उसके अंदर भी आपने डिवीजन किया हुआ है। बात समझ में आ रही है ना आपको? इसको दूसरे शब्दों में हमने क्या बोल दिया भाई? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। राइट नाउ, तो बिना श्रम विभाजन के शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कैसे व्यवहारिकता प्राप्त करेगा? तो ये हो गया आपका श्रम विभाजन। पॉइंट की क्लैरिटी है। दूसरी बात क्या हुई? जब श्रम विभाजन हो गया तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? संगठन को तकनीकी रूप देना पड़ेगा। तकनीकी रूप का मतलब क्या हुआ कि योग्यता के अनुसार कार्य का बंटवारा किया, तो जो ये कार्य आपने किया है तो इसकी एक मानक प्रक्रिया विकसित करेंगे। मैंने अभी प्राधिकार में बताया था वैध विवेकपूर्ण प्राधिकार। तो वैध विवेकपूर्ण प्राधिकार का मतलब क्या है कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संसाधनों का प्रयोग करना है। तो जब संसाधनों का प्रयोग करेंगे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, तो नियमों के माध्यम से इनमें तर्क संगत संबंध होना चाहिए।
तो जब तर्कसंगत संबंध स्थापित करेंगे तो यही कार्य करने की क्या हो गई, मानक प्रक्रिया। तो कार्य करने की जो मानक प्रक्रिया है वही क्या कहलाएगी, आपका तकनीकी संगठन कहलाएगा। राइट, आप देख लीजिए, आप प्रशासन में कार्य करने की क्या है, एक मानक प्रक्रिया है। अभी आप मंत्री परिषद की कार्यप्रणाली होगी तो उसकी भी कार्य करने की क्या है, एक मानक प्रक्रिया है। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन काम किसके अनुसार करना है, उसी मानक प्रक्रिया के अनुसार करना है। एसपी आते हैं जाते हैं, डीएम आते हैं जाते हैं, लेकिन जब भी जिले में डीएम एसपी आएगा, जो पहले से मानक प्रक्रिया है जिला प्रशासन के कार्य करने की, उसी प्रक्रिया के अनुसार आप काम करेंगे। अपनी प्रक्रिया वहां पर लागू नहीं कर सकते आप, तो इसको क्या बोलेंगे हम, तकनीकी संगठन। तो श्रम विभाजन के बाद अगली बात क्या आएगी, तकनीकी संगठन। राइट, तो तकनीकी रूप देना होगा संगठन को, और तकनीकी का मतलब यहां पर क्या है, कार्य करने की मानक प्रक्रिया स्थापित करना। राइट, और जब कार्य करने की मानक प्रक्रिया स्थापित करेंगे तो इसका मतलब उस मानक प्रक्रिया के अनुसार ही आप योग्यता धारक व्यक्तियों का चयन करेंगे, यानी सिलेक्शन योग्यता आधारित हो गया। राइट नाउ, तो नौकरशाही कैसी है आपकी, योग्यता आधारित सिलेक्शन की बात करेगी। फिर उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो वो मानक प्रक्रिया के अनुसार काम कर पाएंगे। तो प्रशिक्षण दीजिए और प्रशिक्षण देकर के पदस्थापना कीजिए, तो इसको कहेंगे हम तकनीकी संगठन। श्रम विभाजन किया, श्रम विभाजन के बाद संगठन को तकनीकी रूप दिया। तकनीकी रूप का मतलब समझ में आया आपको, कि कार्य करने की मानक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के अनुसार योग्यता आधारित भर्ती, वैज्ञानिक प्रशिक्षण, देन पदस्थापना, ताकि वो इस प्रक्रिया के अनुसार कार्य कर सकें। और यही आपके साथ भी हो रहा है, आईएएस आईपीएस। राइट नाउ, ये बात आपके सेना में भी लागू होती है। श्रम विभाजन है और तकनीकी संगठन भी है, योग्यता आधारित भर्ती है, प्रशिक्षण है, उसके बाद पदस्थापना है, तकनीकी संगठन हो गया। राइट, अब आइए विधि आधारित, यानी अब क्या किया आपने कि आपने मानक प्रक्रिया स्थापित कर दी, ऐसे अब आपने उसको लीगल बना दिया। क्या बना दिया, लीगल, यानी उस प्रोसेस को आपने विधिक रूप दे दिया। अब विधिक रूप का मतलब क्या हुआ कि अब इससे सब बंध गए, यानी जो भी उच्चाधिकारी है उसको भी उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, अधीनस्थ है उसको उसके अनुसार कार्य करना है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि नौकरशाही प्रक्रिया परक होती है। क्या होती है, प्रक्रिया परक, प्रोसेस ओरिएंटेड, यानी प्रोसेस के अनुसार ही काम करेगी। राइट नाउ, और आप देख रहे हैं कि विधि के शासन में यह जरूरी है। राइट नाउ, लोकतंत्र में यह जरूरी है, नहीं तो आप कोई कुछ कहेगा तो काम कैसे होगा। या जब बड़ा संगठन हो जाएगा तो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर प्रोसेस आपने नहीं दिया है तो संगठन बिखर जाएगा, काम बिखर जाएगा, कैसे काम हो पाएगा आपका। तो विधि आधारित हो गया। पॉइंट की क्लैरिटी है। तीसरा कैरेक्टर। अब आइए चौथा कैरेक्टर क्या है, पदसोपानी। पदसोपानी का मतलब क्या हुआ कि जब आपने प्रक्रिया डिसाइड करनी है आपको काम करने की, तो ठीक है, तो अब इसमें बहुत सारे योग्यता धारक व्यक्ति होंगे, और आप देखेंगे कि कम योग्यता वाले भी, यानी ऐसे भी कार्य होंगे जिनके लिए कम योग्यता की जरूरत है। जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है तो उसके लिए योग्यता की क्या जरूरत है भाई, 5वीं क्लास पढ़े हुए हों, 8वीं क्लास पढ़े हुए हों। राइट, लेकिन अगर क्लरिकल जॉब की बात आएगी तो भाई उनको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की, इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, या दूसरी अगर भाषा है तो उसकी टाइपिंग, जहां भी आप काम कर रहे हैं। राइट, तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से। फिर अगर कोऑर्डिनेटर की बात आएगी तो उसके लिए अलग तरह की योग्यता की जरूरत है, प्रबंधक की बात आएगी तो अलग तरह की योग्यता की जरूरत है। राइट, इस तरह से यानी योग्यता के अनुसार आपने कार्य का बंटवारा किया है ना, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि एक पद सोपान देना पड़ेगा। पद सोपान का मतलब है कि आपको अपने संगठन में स्तर बनाने होंगे, सीढ़ी बनानी होगी। सीढ़ी बनाने का मतलब है कि भाई एक सीढ़ी ये हो गई जिसमें ये उत्तरदायित्व है और ये इसके प्राधिकार हैं, इसके ऊपर ये सीढ़ी है जिसके ये उत्तरदायित्व हैं, ये प्राधिकार हैं, इसके ऊपर की ठीक ये सीढ़ी है जिसके ये उत्तरदायित्व हैं, ये प्राधिकार हैं, इसके ऊपर की ये सीढ़ी है जिसके ये उत्तरदायित्व हैं, ये प्राधिकार हैं। सबसे शीर्ष पर जो व्यक्ति बैठेगा उसके पास संगठन के संपूर्ण उत्तरदायित्व होंगे और संपूर्ण प्राधिकार होंगे। उसके नीचे ठीक अपने नीचे वाले स्तर को वो क्या करेगा, कमांड देगा, यानी आदेश देगा, और उसके ठीक नीचे वाला जो स्तर है वो उसको रिपोर्ट करेगा, यानी ठीक निचले वाला स्तर अपने ऊपर वाले स्तर से आदेश प्राप्त करेगा, निर्देश प्राप्त करेगा और उसे रिपोर्ट देगा। इसका मतलब यह हुआ कि सीनियर और जूनियर का एक रिलेशन बनता है
और वो चेन के रूप में बनता है। किसके रूप में? चेन के रूप में। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पद सोपान है ये पूरे संगठन को बांध देता है, राइट नाउ, एक कड़ी के रूप में, एक चेन के रूप में। यानी शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति, जैसे अभी कानून व्यवस्था नियंत्रण करना है पूरे प्रदेश में, तो डीजीपी की यह जिम्मेदारी है। डीजीपी इस जिम्मेदारी का निर्वहन करता है आईजी के माध्यम से, राइट नाउ, किसके माध्यम से? इंस्पेक्टर जनरल के माध्यम से। इंस्पेक्टर जनरल इसी कार्य को करेगा अपने जोन में डीआईजी के माध्यम से। डीआईजी इस कार्य को करेगा अपने डिस्ट्रिक्टों में एसएसपी के माध्यम से। एसएसपी इस कार्य को करेगा अपने अपने सर्किल में सीओ के माध्यम से, और सीओ इस कार्य को करेगा अपने अपने सर्किल के थाना इंचार्ज के माध्यम से। और थाना इंचार्ज किसके माध्यम से करेगा? उस थाने के अंदर जो फोर्स है, पुलिस दी गई है, उसके माध्यम से। अब आप देखेंगे कि थाने स्तर पर कानून व्यवस्था नियंत्रण इसने उस एरिया में की, तो थाने स्तर पर होकर के सर्किल स्तर पर हो गई। सब सर्किलों को जोड़ दीजिए तो डिस्ट्रिक्ट हो गया, सब डिस्ट्रिक्टों को जोड़ दीजिए तो आपका क्या हो गया? जोन हो गया। सभी जोन को जोड़ दीजिए तो प्रदेश हो गया। क्या हो गया? प्रदेश हो गया। तो कार्य के आरंभ और अंत के बीच में क्या हो जाता है? एक समन्वय हो जाता है। किसके माध्यम से? पद सोपान के माध्यम से। तो ये क्या हो गई? आपकी पद सोपानी संरचना हो गई नौकरशाही मॉडल की। अब जब आपने पद सोपान बना दिया तो अगला कैरेक्टर क्या है? लिखित अभिलेख। लिखित अभिलेख की क्यों जरूरत पड़ेगी? कि लिखित अभिलेख का मतलब है कि अब इस पद सोपानी संरचना में चाहे बॉटम पर बैठा है या टॉप पर बैठा है या मिडिल में बैठा है, जो भी कार्य करेगा पदाधिकारी, चूंकि उसको विधि के अनुसार काम करना है, मानक प्रक्रिया के अनुसार कार्य करना है, क्षेत्राधिकार उसका परिभाषित है, तो उसे रिकॉर्ड रखना होगा। यानी जो भी वो कार्य करेगा उसको लेखबद्ध करना पड़ेगा उसे। अब लेखबद्ध किया तो इसका लाभ क्या होगा कि भाई अगर जैसे ही आपका यहां से ट्रांसफर होगा तो दूसरा जब एसपी आएगा या डीएम आएगा तो उसे पता है कि आप कहां काम छोड़ करके गए हैं, फाइल में नोट वो लेखबद्ध है, वहीं से आप काम को क्या कर देंगे? आगे बढ़ाएंगे। फिर आप जहां से ट्रांसफर होकर के दूसरे जिले में गए हैं तो सेम प्रक्रिया वहां पर भी है, तो वहां से आप कार्य आरंभ कर देंगे। तो इसको कहेंगे हम लिखित अभिलेख। लिखित अभिलेख का मतलब है कि नौकरशाही मॉडल के तहत प्रत्येक स्तर का पदाधिकारी जो अपना कार्यकरण करेगा, उस कार्यकरण को जो रिकॉर्ड करने का जो तरीका है, जो पहले से ही परिभाषित होगा रिकॉर्ड करने का तरीका, उसमें लेखबद्ध करेगा उसे। इज इट क्लियर? उसकी एंट्री करेगा। इसको कहेंगे हम लिखित अभिलेख आधारित नौकरशाही। अब आइए, ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं निर्व्यक्तिकता की। तो निर्व्यक्तिक क्या है? निर्व्यक्तिक का मतलब है कि भाई आप इस नौकरशाही मॉडल में बॉटम से लेकर के टॉप तक कहीं भी आप पदस्थापित हैं तो उस पद के लिए हमने रिसोर्सेज दिए हुए हैं। तो जो रिसोर्सेज दिए हुए हैं उन रिसोर्सेज का आप पर्सनल इंटरेस्ट में यूज नहीं कर सकते, यानी व्यक्तिगत हित में उसका प्रयोग नहीं कर सकते। यानी संगठन की संपत्ति और आपकी संपत्ति बिल्कुल क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी। संगठन की संपत्ति का प्रयोग आप संगठन हित में करेंगे और अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का प्रयोग आप व्यक्तिगत हित में करेंगे। इस निर्व्यक्तिक का यह मतलब है। आप ऐसे समझिए कि जैसे अगर मान लीजिए आप किसी जिले के कप्तान हैं और आपने कहा कि मैं तो उद्योगपति का बेटा हूं और कानून व्यवस्था नियंत्रण के लिए जो आप मुझे ये राइफल उपलब्ध करा रहे हैं, मुझे इससे नहीं, राइट नाउ आई हैव मनी, आप मुझे मनी मत दीजिए, मैं बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा हूं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है और मैं तो जर्मनी से इस तरह के हथियार मंगा करके और अपने चुनिंदा फोर्स, आपने देखा कि इन फोर्स को मैं दूंगा, राइट, या मैं भी अपने पास इस तरह का विपन्स रखूंगा जर्मनी से या जापान से मंगा करके, कहीं से भी, जो भी आपके दिमाग में है, ये आप नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग द थिंग्स? क्यों? क्योंकि नौकरशाही मॉडल है। नौकरशाही मॉडल क्या कह रहा है कि यानी जो रिसोर्सेज आपको पहले से दिए हुए हैं उन्हीं रिसोर्सेज का जो प्रक्रिया दी हुई है उसी प्रक्रिया के तहत और जो क्षेत्राधिकार दिया है उसी क्षेत्राधिकार के तहत और उन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करना है जिन उद्देश्यों को आपको अधिकृत किया गया है। इससे भिन्न प्रयोग आप नहीं कर सकते। इसी को कहेंगे हम निर्व्यक्तिक। तो ये क्या है? आपकी निर्व्यक्तिक। इस पर अलग से भी बहुत विस्तार से बात होगी हमारी
राइट नाउ एथिक्स वाले टॉपिक में भी राइट नाउ सिविल सेवा का निर्व्यक्तिकता का कैरेक्टर क्या है, तो इस पर और भी अलग से बात होगी। आज सरल शब्दों में इसको समझ लीजिए कि नौकरशाही मॉडल क्या है। तो निर्व्यक्तिकता का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं कि भाई संगठन के ये जो कर्मचारी हैं भाई ये प्रशिक्षण लेंगे, प्रशिक्षण लेकर के पदस्थापित होंगे। तो किसी का मूड खराब हो गया है क्या, क्यों करेगा ये काम? ये काम तब करेगा ना जब उसके आर्थिक हितों की सुरक्षा होगी। क्योंकि अगर एक सांचे में ढलने के बाद, अगर मान लीजिए 2 साल 4 साल 6 साल उस सांचे में ढल करके आपने काम किया, उसके बाद आपको बाहर कर दिया, अब आगे का जीवन कैसे जिएंगे? क्योंकि आपने ट्रेनिंग ली है, उसके तौर तरीके आपने सीख लिए, अब आपने काम किया और 2 साल 3 साल बाद आपसे काम लेकर के आपको बाहर कर दिया, तो आपका तो जीवन तबाह हो जाएगा। ऐसी स्थिति में फिर कंटिन्यूटी कहां रह पाएगी? तो कंटिन्यूटी प्राप्त करने के लिए वेबर कहते हैं कि संगठन के सभी पदाधिकारी वेतनभोगी होंगे। वेतनभोगी का मतलब है कि बॉटम से लेकर के टॉप तक के सभी पदाधिकारियों को एक मानक वेतन दिया जाएगा और उस मानक वेतन का आधार क्या होगा? श्रम विभाजन, यानी योग्यता के अनुसार जो कार्य का बंटवारा किया हुआ है। तो जैसा कार्य वैसा वेतन, यानी जिस स्तर पर, और आप भी देख रहे हैं कि जब आप आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं राइट ना, तो पहले आपको जूनियर स्केल होता है, एक समय पर जैसे ही आप अनुभवी हो जाते हैं तो मिडिल स्केल हो जाता है, और फिर क्या होता है आपका सीनियर स्केल होता है। पद स्थापना चाहे किसी भी पद पर हो, लेकिन आपको वेतन भत्ते वही मिलेंगे आपको राइट नाउ। तो इससे क्या होता है, ये नियमित वेतन भत्ते मिलेंगे आपको, और नियमित वेतन भत्ते प्राप्त होने की वजह से मैक्स वेबर क्या कहते हैं कि भाई जब आप उन्हें नियमित वेतन भत्ते देंगे तो वो कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होंगे, और कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होने के साथ साथ वो संगठन के प्रति भी प्रतिबद्ध होंगे, कमिटेड होंगे। यानी अगर आप नौकरशाही में काम करने वाले लोगों का अगर कमिटमेंट चाहते हैं तो आप उनको क्या देना होगा? नियमित वेतन भत्ते देने होंगे। तो ये वेतनभोगी संगठन होता है। अब ध्यान से आप समझिएगा, वेबर क्या कहते हैं अब यहां कि जब इन सब आधारों पर काम करने का एक तौर तरीका विकसित हुआ समूह का, तो वो दूसरे लोगों से क्या हो गया? भिन्न हो गया, अलग हो गया। और जब अलग हो गया राइट, श्रम विभाजन, तकनीकी संगठन, इस मॉडल पर काम करने के बाद तो वो एक वर्ग के रूप में स्थापित होता है। लेकिन ये जो वर्ग होता है ये ऊंच नीच वाला नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। वर्ग होता है, लेकिन यहां वर्ग की बात वो ऊंच नीच की बात नहीं करते हैं कि ये उच्च वर्ग होगा या निम्न वर्ग होगा, ऐसी बात नहीं करते हैं, लेकिन एक क्लास बन जाएगा। तो नौकरशाही किसके रूप में स्टैब्लिश होती है? एक क्लास के रूप में स्टैब्लिश होती है। और क्लास के रूप में क्यों स्टैब्लिश होती है? आपको यह क्लियर हो गया कि अपने गठन को लेकर के, अपनी कार्य प्रक्रिया को लेकर के और अपनी भूमिका को लेकर के। तो इसका सामाजिक स्तरीकरण हो जाता है, यानी सोशल स्ट्रेटा वर्ड यूज किया है उन्होंने राइट नाउ। क्यों? क्योंकि काम करने की योग्यता के आधार पर आपके वर्ग का निर्धारण होता है राइट। तो आपके काम करने की योग्यता अलग है, उसी हिसाब से आपके वर्ग का निर्धारण होता है। जैसे राजनीतिक स्तर पर आप जाएंगे तो ये काम करने की योग्यता का आधार क्या है? आपका जन समर्थन, और जन समर्थन प्राप्त करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। अगर आप प्रशासन तंत्र में आएंगे, तो अगर आप आईएएस लेवल पर आएंगे तो आपको प्री पास करना है, मेन पास करना है, इंटरव्यू पास करना है, कि कोई साधारण बात तो है नहीं। तो जाहिर सी बात है कि अगर नीति निर्माण के क्षेत्र में ही आप ले लीजिए तो डिसीजन मेकिंग किसके पास है? राजनीतिक कार्यपालिका के पास। लेकिन उसमें सहायता देने का कार्य किसका है? आपके प्रशासन तंत्र का। तो प्रशासन तंत्र जो भूमिका निर्वहन कर रहा है वो अपनी व्यावसायिक दक्षता के आधार पर, और जो राजनीति काम कर रही है वो जन समर्थन के आधार पर। जाहिर सी बात है कि राजनीति एक वर्ग हो गया और प्रशासन तंत्र एक वर्ग हो गया। इसी को कहेंगे हम सोशल स्ट्रेटा, यानी कार्य करने की योग्यता के आधार पर आपके वर्ग का निर्धारण हो जाता है। तो नौकरशाही एक वर्ग के रूप में क्या होती है? स्थापित होती है। यह कहना है मैक्स वेबर का। अब आ जाइए एक बार पुनः कि मैक्स वेबर क्या कहते हैं। उन्होंने यह कहा था कि भाई अगर राजनीति में विधि का शासन, लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य हो तो इस मॉडल को अपनाना पड़ेगा, और है भी। अगर जैसे ही आपका संगठन छोटे से बड़ा होगा, उन्होंने यह कहा है कि जब भी संगठन छोटे से बड़ा होगा तो उसे इस मॉडल को फॉलो करना पड़ेगा। अब एक नटसेल में और समझ लीजिए कि प्रशासन और नौकरशाही एक चीज नहीं है। हां, नौकरशाही एक मॉडल है संगठन का जिसे प्रशासन में यूज किया जाता है, और सबसे ज्यादा उपयोग प्रशासन में हुआ है, इसलिए प्रशासन और नौकरशाही एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग कर दिए जाते हैं।
ध्यान रहे, इस नौकरशाही मॉडल को सेना में भी प्रयोग किया जाता है, इस नौकरशाही मॉडल को जुडिशरी में भी अप्लाई किया गया है, इस नौकरशाही मॉडल को पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी देखने के लिए मिलेगा, यह नौकरशाही मॉडल आपको रिलायंस इंडस्ट्री में देखने के लिए मिलेगा, यह टाटा में देखने के लिए मिलेगा, यह किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में देखने के लिए मिलेगा, यह स्कूल कॉलेज में आपको यह देखने के लिए मिलेगा, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो। यानी जैसे ही संगठन बड़ा होता है, अभी मान लीजिए छोटी कोचिंग है तो ठीक है, आप अपने हिसाब से चलाते रहिए, लेकिन जैसे ही कोचिंग का बड़ा रूप होता है तो इस मॉडल को अपनाना पड़ता है। तो आशा करता हूं कि मैक्स वेबर का यह नौकरशाही मॉडल आपको समझ में आया होगा और इसी तरह की अवधारणात्मक बातचीत समय समय पर मैं लाता रहूंगा। आज नौकरशाही का अर्थ, अवधारणा और उसकी चारित्रिक विशेषताएं सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की गई है। यह आपके लिए लाभदायक साबित होगा। आज यहीं पर मैं विराम देता हूं और विदा लेता हूं आपसे। पुनः अवधारणात्मक बातचीत के सिलसिले में इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो लाने के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।